नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल के अंदर हम आज भारत, लोग और अर्थव्यवस्था जो हमारी पुस्तक है, जो हमारी सेकंड किताब है, फर्स्ट वाली को हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड किताब का आज चैप्टर 4 शुरू हो रहा है। एक चैप्टर या 2 चैप्टर मैंने बीच में छोड़े हैं क्योंकि कुछ बोर्ड में वो हटे हुए हैं। लास्ट में मैं वो भी कराने वाला हूँ, तो जिन बच्चों के छूट रखे हैं तो वो ना करें और एक सिलेबस पे वीडियो बहुत जल्द मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो आज हम भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का चैप्टर 4 देखने वाले हैं, जिसका नाम है जल संसाधन। यानी इसके अंदर पूरी बातें जल की होने वाली हैं, पूरी बातें पानी से संबंधित होने वाली है। पिछली बार हम पानी से कृषि कर रहे थे, जब कहीं ना कहीं लगा एनसीईआरटी को कि यार पानी का इतना मूल्य है, बिना पानी के ना फसल हो सकती है, ना व्यक्ति जीवित रह सकता है, तो क्यों ना एक चैप्टर जल से संबंधित दिया जाए। तो अगला ही चैप्टर जो आज हम देख रहे हैं ये वाला, ये जल से संबंधित है, यानी जल संसाधन से संबंधित है। जल संसाधन के इस चैप्टर में हम जो देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं वो ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम भारत के जल संसाधन की बात करेंगे कि भारत में कितना जल है, कितना होना चाहिए, किस उपयोग में लिया जाता है। वो जल संसाधन यानी जल एक संसाधन, जो भी वस्तु हमारे दैनिक जीवन में काम आती है उन सबको हम संसाधन कह सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जो भी आपको दिखाई देती है वो मानव के किसी ना किसी रूप में काम आ रही हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। फिर देखते हैं भौम जल। भौम जल का मतलब होता है भूमि के अंदर, और एक होता है धरातलीय जल जो धरातल के ऊपर होता है। भौम जल का मतलब है भूमिगत जल। तो भारत के अंदर, पृथ्वी के अंदर कितना जल है यह भी हम देखेंगे इस भौम जल के माध्यम से। उसके बाद जल जो है उसके गुणों का हार्स कैसे हो जाता है, जल के जो गुण है, जल के अंदर जो गुणतव पाए जाते हैं, जो प्रकार पाए जाते हैं, जो क्वालिटी पाई जाती है, उसमें अचानक से कमी कैसे आ जाती है, ये चीज भी हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में। जल प्रदूषण निवारण, जल के अंदर जो प्रदूषण होता है, जैसे गंगा नदी का हमने अभी अभी सफाई अभियान चलाया, तो जल के अंदर जो प्रदूषण है उसका निपटारा कैसे किया जा सकता है, जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। फिर देखेंगे हम जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन में वो सारी चीजें देखेंगे जो जल के लिए प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जल नीति के अंदर हमारे देश ने पूरे देश में एक जल नीति बनाई है, उसके तहत ही काम करना पड़ता है। कोई फालतू जल का दुरुपयोग करता है तो उसके तहत कार्रवाई की जाती है। नदियों, झीलों, तालाबों, तलैयों आदि पर ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार से जल को बचाना है और किस प्रकार से जल को लेकर आगे चलना है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही शानदार है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम जल संसाधन की बात करेंगे कि जल संसाधन क्या है, भूमिगत जल या भौम जल की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति जो बहुत महत्वपूर्ण है इसकी भी हम चर्चा करेंगे, जो 2002 में आई थी। तो आज के इस मजेदार लेक्चर को, नए चैप्टर का पहला लेक्चर है, इसी के साथ मजेदार तरीके से हम शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार से हमने पिछला जो चैप्टर था भारतीय कृषि के बारे में बात की, आपके रगों में जो है कृषि से संबंधित सारी चीजें जो है माइंड में एक तारतम्य के साथ दौड़ रही हैं, उसी प्रकार से हम इस चैप्टर को देखने वाले हैं बहुत ही मजेदार तरीके से, क्योंकि सारे चैप्टर इंटरेस्टिंग है। इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके अंदर हम भारतीय खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सारे चैप्टर इंटरेस्टिंग है। ज्योग्राफी जो 12th की है उसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपको मजा ही मजा आए पूरी साल, अगर आपने समझा है। अगर आपने रटा है तो वो सब्जेक्ट का मर्डर तो है ही, साथ में आप जो है उस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं सीख पाते हैं अगर आप किसी सब्जेक्ट को रटते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 70% बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो आज हम ये चीजें देख रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम यू की दृष्टि से। सबसे पहले हम जल संसाधन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जल संसाधन की। जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है, बता लाडले।
बिना जल के कोई जी सकता है क्या? नहीं जी सकता ना। तो फिर जल संसाधन तो जीवन का आधार हुआ ना। बिना नींव के मकान हो सकता है क्या? बिना जड़ के अधिकतर पेड़ नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार से बिना जल के तो जीवन है ही नहीं। इसलिए सुबह आप उठो जब से लेके शाम तक देखो जल का कितनी बार प्रयोग कर रहे हैं आप, कितनी बार उपयोग कर रहे हैं। सुबह उठते ही जल की आवश्यकता, मुंह धोने में जल की आवश्यकता, पानी पीने में जल की आवश्यकता, नहाने में, धोने में, हर चीज खाने में, पीने में, हर जगह जल की आवश्यकता है। तो ये बात क्या ही समझाऊं मैं, जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती। सहमत हो या नहीं हो? बिल्कुल सहमत है। चैप्टर की शुरुआत हो रही है, बिल्कुल आसान आसान लाइन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी का भूभाग जल लगभग 71% है, यानी पूरी जो हमारी पृथ्वी है, हमारी गोल गोल ये सुंदर वाली जो हमारी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर, इसको हटा देते हैं यहां से, इसको आगे जाने की कहां जरूरत थी, पृथ्वी तो बना रहे हैं हम। ये देखिए साहब और आगे जा रहा है ये, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्योंकि हमने पहले ही कहा कि ग्लोब कैसा है, ग्लोब चपटा है। ग्लोब कैसा है भाई? चपटा होता है ग्लोब, ठीक है, चपटा। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह गया? अरस्तु। तो ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पर मात्र और मात्र 29% जगह और कुछ है, बाकी 71% जगह, कितनी? 71% जगह सिर्फ जल है। सिर्फ क्या है? जल ही जल है। बाकी ये स्थल है, ये क्या है? स्थल पूरी पृथ्वी में। यानी कि जल का मतलब है समुद्र है, महासागर है, झीलें हैं, तालाब है, नहरें हैं, नदियां हैं, तलैया है, जो कुछ भी पानी से भरा हुआ दिखाई देता है वो सारा क्षेत्र 71% है। इसका मतलब जल की तो कमी नहीं है, फिर भी क्यों कह रहे हैं जल बचाओ जल बचाओ? क्योंकि महासागरों का जल जो होता है वो खारा होता है, वो लवणीय होता है, उसको पिया नहीं जा सकता। शुद्ध पीने वाला जो जल है उसकी मात्रा बहुत कम है, इसलिए चिल्ला चिल्ला के आपसे कहा जाता है जल बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ये जो चीजें हैं ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? जनसंख्या को कंट्रोल करो, जल अपने आप बच जाएगा, है ना। मैं तो कहता हूं जनसंख्या पे ही फोकस होना चाहिए, जनसंख्या पे नई नई नीतियां आनी चाहिए। अगर जनसंख्या किसी देश की कंट्रोल हो जाती है तो वो अल्प विकसित से कब विकसित हो जाता है, विकासशील से कब विकसित हो जाता है, उसको खुद को ही पता नहीं चलता। तो हमारे लिए दयनीय स्थिति आपको पता है, चाइना जो पहले स्थान पे हुआ करता था जनसंख्या को, उसको हमने टिक मारा और पहले स्थान पे हम हैं। ऐसी बुरी चीजों में प्रथम स्थान आना कतई ही अच्छी बात नहीं है। हम प्रथम स्थान आगे पूरे विश्व में जनसंख्या पे, इसे कंट्रोल करेंगे तो जल पे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जनसंख्या कम होगी तो जल की खपत, दोहन कम होगा, तो ऑटोमेटिक सारी समस्याएं, बेरोजगारी, जितनी भी समस्याएं आप देखते हैं, चिकित्सा की समस्या, शिक्षा की समस्या, इसके पीछे का सबसे बड़ा द्योतक कारक जो है वो है जनसंख्या। ठीक है ना। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे कारण ये है कि आज जल की समस्या आ रही है। वो क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है कि जनसंख्या जो है इतनी बढ़ने के कारण जल जो है पर्याप्त नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए जल बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। और ऐसी एक नीति कुछ देर बाद देखने वाले हैं। नीति का मतलब नियम होता है जो सरकार बनाती है, उसे मेथड, लॉ, कानून, विधि, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो 71% जल है लेकिन वो शुद्ध नहीं है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का लगभग 3% है, यानी पीने वाला जल जो है वो मात्र 3% ही है। अब देखो कितना बड़ा संसार है, कितना बड़ा वर्ल्ड है हमारा। इस पूरे विश्व के अंदर मात्र इस 71% जल में से 3% जल ही जो है वो पीने के लायक है, बाकी पीने के लायक नहीं है। बताओ, नमक को पीने के बजाय इस 3 को काम में लेना पड़ रहा है, क्योंकि नमक को तो कोई पी नहीं सकता। और ये कंडीशन रहेगी लाडले तो पीना पड़ेगा इसको, और इससे हालत खराब हो जाती है। इसलिए जल बचाओगे कि नहीं बचाओगे? शपथ ले लो आज मेरे साथ कि आज से फालतू तो बिल्कुल जल का अपव्यय हम नहीं करेंगे। आगे देखिए, भारत के जल संसाधन की बात करें, जो अभी हमने डिस्कस किया था वो पूरे विश्व लेवल पे था। अब भारत की अगर बात करें तो भारत की क्या स्थिति है? भारत विश्व के कुल स्वामित्व क्षेत्र का लगभग 2.45% है। यहां जल की बात नहीं हो रही है, यहां बात ये हो रही है कि ये पूरा हमारा विश्व है और ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी 0 डिग्री रेखा, कर्क नहीं है सॉरी, ये हमारी 0 डिग्री रेखा जिसे हम भूमध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा।
और इसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। इससे ऊपर 23.5 डिग्री पे हमारी कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और यहाँ हमारी मकर रेखा है जो भूमध्य रेखा से नीचे है। ये दोनों ही 23.5 डिग्री पे हैं। दोनों ही कहाँ है भाई? 23.5 डिग्री पे। ठीक है, अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, हमारी इस कर्क रेखा के ऊपर भारत इस स्थान पर है। भारत किस स्थान पर है? तो ये पूरा विश्व जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे विश्व को अगर हम 100 बीघा जमीन मान ले, पूरे विश्व को एक काल्पनिक आंकड़े के रूप में अगर 100 बीघा जमीन मान ले, तो भारत तो आपको 2-2.5% ही दिख रहा है। 2 या 2.5% ही दिख रहा होगा। देखो आप खुद सोचो, क्या आपको लग रहा है भारत 50% जगह घेरे हुए? बिल्कुल भी नहीं है। दिख रहा है आपको भारत यहाँ है पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। यानी ये 2-2.5% जगह ले रखी है। पूरे विश्व का भारत जो है स्वामित्व यानी मालिक बन के बैठा है। किसका? पूरे क्षेत्र का, यानी क्षेत्रफल का, पूरे विश्व के इस क्षेत्रफल का भारत जो है मात्र 2.4% जगह लेके बैठा है। क्या लेके बैठा है? 2.4% हिस्सा है। आगे क्या कह रहा है? भारत में विश्व के कुल जल का केवल 4% है। अगर पूरे विश्व का जो जल है उसका क्षेत्र तो भारत के पास 2.4% है। ये तो क्या है? क्षेत्रफल हुआ। ये क्या हुआ भाई? क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, लेकिन जल की अगर बात करें तो जल भारत 4% जल लेके बैठा है। क्या लेके बैठा है? 4% जल की मात्रा भारत लेके बैठा है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। यानी वो जो 3% है उसमें से पीने वाला जल भारत के पास कितना है? 4%। अब आप कहेंगे सर 3 का 4% कैसे होगा? 3 का 4% हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे एक छोटा सा रूम है तो उसका भी 25% एक कोना हो जाता है ना, बिल्कुल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्रतिशत को भी आंकलन किया जाता है। तो भारत विश्व के 4% भाग ही है पानी का भारत के पास, जबकि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 16%, कई बुक्स में 17.5 मिलता है। अब यहां से आप आंकलन लगाना। मैं यहाँ पे एक और छोटा ग्लोब ले रहा हूं, आप समझिएगा मेरी बात को। यहाँ हमने कर्क रेखा मानी थी, यहाँ हमने भूमध्य मानी थी, और यहाँ हमने हमारी जो मकर रेखा उसको माना, और यहाँ हमने भारत को लिया। किसको लिया? यहाँ पे भारत को। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर क्षेत्रफल की बात करूं, किसकी बात करूं? क्षेत्रफल की बात करूं तो आंकड़े कुछ अलग आएंगे। जल की बात करूं भारत के पास तो आंकड़े अलग आएंगे, और जनसंख्या की बात करूं तो आंकड़े कुछ अलग आएंगे। लेकिन यहाँ आंकड़े समझने से पहले हमें एक चीज का पक्का पता होना चाहिए, जब भी इस चीज को हम समझ पाएंगे। वो चीज यह है कि पूरा भारत अगर, पूरा विश्व अगर 100 बीघा जमीन है या 100 किलोमीटर में है, ऐसे आंकड़ा ले लो, पूरा विश्व 100 बीघा या 100 किलोमीटर में है, तो यहाँ पे बात यह आती है कि क्षेत्रफल जो है उसके अंदर पूरा, अगर विश्व पूरा ये दिखाई दे रहा है आपको, अगर 100 किलोमीटर में है तो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे पास बहुत कम चीज आती है, और वो है 2.45% क्षेत्रफल है पूरे विश्व का। इस पूरे विश्व का इस भारत के पास, यानी इस पूरे विश्व का इस भारत के पास जो क्षेत्र है ये 2.4% है। अगर जल की यहाँ हम बात करें तो जल में हम देख रहे हैं कि यहाँ मान लो कि 100 लीटर जल है तो भारत के पास मात्र 4 लीटर जल आएगा। तो इसको मैं 4% बोल देता हूँ, क्योंकि हम काल्पनिक आंकड़ा यहाँ क्या ले रहे हैं? काल्पनिक आंकड़ा जो हम ले रहे हैं वो पूरा 100 ले रहे हैं, और 100 के हिसाब से इसको डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ जनसंख्या की अगर बात करें तो माना कि पूरे विश्व में 100 लोग हैं, तो भारत आपको पता है कि दूसरे स्थान से पहले स्थान पर आ गया, इसलिए भारत में 16 लोग रह रहे हैं। यानी पूरी दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो भारत में 16 लोग रह रहे हैं। कई जगह ये 17 देखने को मिलता है, लेकिन हम 16 ही पढ़ लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी 16 मानती। अब दिक्कत की बात को पकड़िए, पूरे विश्व की जो जमीन है उसका हमारे पास तो सिर्फ 2.5 बीघा। अगर पूरे विश्व में 100 बीघा जमीन है, 100 किलोमीटर जमीन है, तो हमारे पास 2.5 किलोमीटर मात्र। अगर पानी की बात करें तो पूरे विश्व में जितना पानी है उसका 4% हमारे भारत के पास। अगर 100 किलोमीटर में पानी फैला है तो 4 किलोमीटर में हमारे पास पानी होगा। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो वहां के पूरे, माना कि हजारों लोग दुनिया में रहते हैं,
हजारों लाखों अरबों खरबों रहते हैं। हम एक आंकड़ा लेते हैं कि पूरी दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो भारत में 16 लोग रह रहे हैं। यहां आप कंपैरिजन कीजिए, 16% लोग भारत में है, 4% जल से काम चला रहे हैं, जबकि जल भी तो इतना होना चाहिए। अगर 16% है तो जमीन भी तो इतनी होनी चाहिए। इसलिए भारत का तालमेल बिगड़ा हुआ है। हम ये पढ़ते आए हैं, सांस्कृतिक विविधता, भाषा में विविधता, जाति में विविधता, खान पान में विविधता, रहन सहन में विविधता, फिर भी भारत एक है ना। सारी विविधताओं के बावजूद भारत एक। लेकिन इन विविधताओं से कैसे लड़े? अलग अलग जाति होने के बावजूद देश में राष्ट्र ध्वज का नाम आते सब भारतीय झंडे के नीचे आ जाते हैं। अलग अलग बोलचाल, अलग अलग भाषाएं होने के बावजूद भी जब हिंदी और इंग्लिश में बात होती है तो सारा देश लोकसभा और राज्यसभा में एक सा दिखाई देता है। राष्ट्रगान जब बोला जाता है तो पूरा देश एक सा दिखाई देता है। लेकिन बात यहां जब आ जाए, क्षेत्रफल को हम कैसे बढ़ाएं, किसी देश को हम कैसे हड़प सकते हैं, किसी देश की जो जल की व्यवस्था है वहां से जल हम बाहर से मंगाए, तो ये तो समस्या ही है। तो ये 3 समस्याएं जल से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित और जनसंख्या से संबंधित एक साथ दिखाई दे रही है। इसीलिए मैं पहले जनसंख्या पे डिस्कस कर रहा था, क्योंकि देखो लास्ट में समस्या ये आ रही है, अगर 4% जल हमारे पास है तो 4% जनसंख्या होती तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। 4% क्षेत्रफल होता तो भारत भी जापान की तरह, जर्मनी की तरह, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और आदि देशों की तरह आराम से व्यापार करता। कृषि में हम देख रहे थे जितनी चाय हम पैदा कर रहे थे खुद ही पिए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि 16% लोग हैं, इनकी पूर्ति नहीं हो रही और मंगानी पड़ती है। ठीक है ना। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। देश में कुल उपयोगी जल संसाधन की मात्रा 1122 घन किलोमीटर है। ये बहुत कम है। पूरे देश का जो क्षेत्रफल है उसमें 1122 घन किलोमीटर की तरफ हम देखते हैं भूतल में, उतना ही जल है हमारे पास, जो कि बहुत कम है। 1122 आपको आराम से याद हो जाएगा। 1122 घन मीटर भारत के पास जल है। प्रतिशत की बात करें तो मैंने आंकड़े बता दिया आपको, आगे देखिएगा। स्वामित्व जल संसाधन, भारत किस जल का मालिक बन के बैठा है वो हम देखेंगे। तटीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं, यानी कि जल जो है वो 4 रूपों में देखने को मिलता है, नदियां, झील, तलैया और तालाब। यहां आप और भी जोड़ सकते हैं, नहरों में मिल जाता है। जो नदियां हैं वो आपको दिखाई दे रही है, छोटे तालाब, बड़े तालाब, झीलें, महासागर, समुद्र आदि चीजें आ जाती है। लेकिन मोस्टली 4 चीजों को याद रखना है कि नदियां, झीलें और तलैयों में मिलता है। भारत के जल संसाधन में नदियां सर्वप्रमुख है। सिंधु कहाँ? वैसे तो पाकिस्तान की मुख्य नदी है, लेकिन भारत में है या नहीं है? ब्रह्मपुत्र का असम के उस क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के उस क्षेत्र में। गंगा का यूपी के, बिहार के और पश्चिम बंगाल के उस क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो भारत की जो पहाड़ियां हैं, हिमालय की जो पहाड़ियां हैं, उनसे शिवालिक पहाड़ी जैसे आती है, यानी कि भारत में जो हिमालय है वो इस प्रकार से है ऊपर की तरफ। भारत का ये जो ऊपर का हिस्सा है इसमें हिमालय इस प्रकार से, और यहां से जितनी भी नदियां निकलती है उसमें गंगा है, उसमें ब्रह्मपुत्र है, उसमें सिंधु है। कौन कौन सी नदियां हैं? सिंधु है उसके अंदर, और भी ढेर सारी नदियां हैं जो इन सब में मिलती रहेगी। नदियां जब निकलती है तो हिम जो होती है वो पिघलती है, हिमनद के रूप में, ग्लेशियर के रूप में। बर्फ के जो झरने चला करते हैं पिघल कर, उनको हम ग्लेशियर बोल देते हैं, हिमनद बोल देते हैं। तो जैसे ही झरने यूं नीचे आते हैं, नीचे जाके पानी के अंदर घुस जाते हैं, पानी के अंदर, कंकड़ों के अंदर घुस जाते हैं। बात को समझिएगा। जैसे ही पहाड़ से नदियां नीचे आती है तो कंकड़ों के अंदर चला करती है, फिर वो बाहर आना शुरू करती है। तराई प्रदेश हो जाता है, पहले भाबर प्रदेश हो जाता है, फिर तराई प्रदेश हो जाता है, और फिर जलोढ़ जैसे कई क्षेत्र बन जाते हैं, और फिर नदियां सुचारू रूप से चलने लगती है। तो भारत नदियों का देश है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमसे ज्यादा नदियां पाकिस्तान के पास है, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान भारत से काफी अच्छा है, लेकिन और चीजों में, आतंकवाद में देख लो आप 1 नंबर पे, तो वो उस संसाधन को काम में लेना नहीं जानते। इसलिए ये एक अच्छी बात नहीं है कि वो एक टुकड़ा हमसे अलग हुआ, उसके पास वो सारे संसाधन थे जिसका वो उपयोग ही नहीं कर पाया। भारत, एक तो होता है संसाधन का होना, उससे देश अमीर कतई नहीं होता। राल्फ वाल्डो इमर्सन का एक तथ्य मुझे याद आता है।
उन्होंने कहा था कोई भी देश सोने से यानी ज्वेलरी और गोल्ड से मान नहीं होता, वहां के स्त्री और पुरुष पढ़े लिखे होते हैं और देश को ऊंचा उठाते हैं, आगे ले जाते हैं, वही देश मान होता है। आपकी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक का पहला चैप्टर मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र में पहले ही पेज पर राल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा है, जो बात मैं आपको बता रहा हूं। और ये जिसको याद नहीं है अच्छी बात नहीं है, पढ़ना शुरू कर दो, है ना। ठीक है, भारत नदियों का देश है, इसलिए सारा पानी कहां से आता है? नदियों से आता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की सभी नदी घाटियों में औसत वार्षिक वर्षा 1869 घन मीटर है। टोटल भारत का घन मीटर कितना है? 1122 अब कभी नहीं भूलना है, ठीक है। भारत की सभी नदी घाटियों ने औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन मीटर है, जिसका केवल 32% भाग ही उपयोग में लाया जा सकता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों में कुल 60% जल का योगदान है। ये नदियां और भी अच्छा पानी दे देती है। गंगा तो अधिकतर नहाने के काम आती है, लोग पवित्र होने के लिए चले जाते हैं। माँ बाप जो होते हैं उनको घर पे रोटी नहीं देते, पीटते हैं, मारते हैं, अलग अलग भाई के पास शिफ्टिंग करते हैं, गंगा नहाने और चले जाते हैं। एक्सपायर होते हैं तो कूट के फूट के रोते हैं। तो ये गंगा तो पवित्र नदी है भारत की, और अस्थियां वस्तियां बहाने के काम आती है। तो अधिकतर जल दूषित ही रखते हैं इसके अंदर, लेकिन अब इसका अभियान चल रहा है सफाई का। ब्रह्मपुत्र है, बराक है, सिंधु मैंने बताई कुछ हिस्सा भारत में चला करता है। तो ये नदियां महत्वपूर्ण है, भारत नदियों का देश है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। भौम जल संसाधन, जमीन के अंदर के पानी को हम पुनः उपयोग ले सकते हैं। भौम जल का मतलब भूमिगत जल, भौम जल का मतलब भूमिगत जल। देखो ये भूमिगत जल आ रहा है, ये नलकूप से, हेडपंप से, जो भी ये है, इससे जो बाहर जल आ रहा है ये भूमिगत जल है। कैसा है? भूमिगत जल। आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको यहां समझा देता हूं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है सर? ऐसी कैसी होगी पृथ्वी? ये पृथ्वी का धरातल है, पृथ्वी धरातल, जहां हम खड़े हैं सब, आप और मैं, ये धरातल है। इसके अंदर से कुआं खोदा जाता है। क्या खोदा जाता है? कुआं खोदा जाता है, या फिर नलकूप निकाला जाता है, या फिर ट्यूबवेल कराई जाती है, आदि के माध्यम से पानी को बाहर लाया जाता है। तो ये जो जल है ये भूमिगत जल है। कैसा जल है? भूमिगत। जबकि यहां एक तालाब बना हुआ है, क्या है ये? तालाब। यहां मान लो कि एक नदी चल रही है, क्या चल रही है? नदी आजकल ऐसी दिखती है ना, एक नदी चल रही है, ये सब कुछ है। तो ये जो जल है ये धरातल के ऊपर है, इसलिए ये धरातलीय जल कहलाता है। कौन सा जल कहलाता है? धरातलीय जल। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं भूमि के अंदर वाला जल, क्योंकि हम ये तो देख ही चुके हैं कि भारत नदियों का देश है, तो ज्यादा तो यहाँ धरातलीय जल ही है, लेकिन भूमिगत की बात कर रहे हैं। देश में कुल पुनः प्राप्ति योग्य भूमि जल संसाधन लगभग 432 घन मीटर है, यानी 1122 घन मीटर में से पुनः जिस जल को हम प्रयोग कर सकते हैं वो 432 घन मीटर ही है, जिसका पुनः प्रयोग। जल का पुनः प्रयोग जब होता है जल जमीन में चला जाता है, बाहर तो कितना उसको रिजर्व करके रखोगे आप। उत्तरी पश्चिम प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ पत्थरों में, नदी घाटियों में भौम जल का उपयोग अधिक है। ये क्या कह रहा है? उत्तरी पश्चिम प्रदेश यानी भारत के उत्तर में और पश्चिम में, यानी भारत का जब हम मैप बनाते हैं तो इस प्रकार से लेते हैं। कैसे लेते हैं? इस प्रकार से। ये इस क्षेत्र की बात कर रहा है, ये तो भारत का पश्चिम क्षेत्र है और ये भारत का उत्तरी क्षेत्र। इसका मतलब ये इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है भारत का, ये वाला, क्या भागते हो यार ऐसे, डरा और देते हो, ठीक है ना। ये जो क्षेत्र है भारत का, ये वाला, यह आपका उत्तर और पश्चिम क्षेत्र होगा भारत का। तो यहां भारत में जल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये क्या कह रहा है? दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, यह आपका दक्षिण भारत, ठीक है। ये कह रहा है नहीं, मुझे मत बताओ, लर्निंग शहर के बच्चे इतने ज्यादा पढ़ जाएंगे तो बाकी देश के बच्चों के नंबर ही नहीं आएंगे। तो हम किसी का ले थोड़ी रहे हैं, वो भी पढ़ ले, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा दक्षिणी भारत है। कौन सा भारत है भाई? दक्षिणी भारत है। इतना सुंदर दिखाई देता है, मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। आपको लगता है कि नहीं लगता है, मुझे पता नहीं है। ये क्या कह रहा है? एक तो भारत में उत्तर और पश्चिम, ये रहा उत्तर और ये रहा पश्चिम। उत्तर और पश्चिम में जल ज्यादा है, क्यों है बताओ आप? अरे नदियां हैं वहां पे, सारी हिमालय से तो आ रही है। और ये जो क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? इसको हम पठारी तो कह रहे थे,
11th में पढ़ के आए कि नहीं आए? पढ़ के आए हैं सर। ये पठारी क्षेत्र है कि नहीं है? भारत को 5 भौतिक भागों में बांट रहे थे हम। पहला पर्वतों का क्षेत्र, दूसरा भारत के उत्तरी मैदान, उसके बाद तीसरा भारत के पठारी रूप, उसके बाद चौथा भारत के तटीय मैदान, उसके बाद पांचवा भारत के द्वीप। 5 भागों में हमने भारत को बांटा है अध्ययन की दृष्टि से, जिसमें उत्तर का और पश्चिम का जो ये क्षेत्र है यहाँ पे भारत में जल है। इसके अलावा भारत में अगर कहीं जल है तो पक्का याद रखे दक्षिण में ज्यादा जल है, और उत्तर का मैदान बीच में आ रहा है, वहां जल नहीं है, वहां पे जल नहीं है। ठीक है, और मैं समझा देता हूं आपको थोड़ा अलग तरीके से, नहीं तो कंफ्यूजन ही लेके जाओगे और हमेशा एक डाउट ही रह जाएगा आपको। ठीक है, ये हमारा भारत का ऊपरी हिस्सा। ठीक है, ठीक है। अब एक तो बात हो रही है यहां पे, ये तो है हमारा पूरा ही पर्वतीय क्षेत्र। कैसा है? पर्वतीय। यहां से अलग कलर ले लेते हैं हम थोड़ा। क्या कलर ले आपके लिए? ये ले लेते हैं, ये तो पहले से ही है, दिख जाएगा। ये वाला, ये पूरा क्षेत्र है उत्तरी मैदान। कैसा है? उत्तरी मैदान। ठीक है, ये जो क्षेत्र है आपका, इसके बाद वाला ये पूरा है आपका पठारी। कैसा है? पठारी। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये वाला, ये है तटीय। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है ये है आपके द्वीप। ये मोस्टली मैं आपको थोड़ा सा यूं ही मैंने रिव्यू दिया आपको एक प्रकार से। ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं पहले सारी चीज़ों को। 11th का मैटर ये पूरा मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि भारत में एक तो जल यहाँ होगा, एक भारत में जल यहाँ होगा सबसे ज़्यादा। ये तो भारत का पठारी क्षेत्र है और ये भारत का पर्वतीय क्षेत्र है। इसका मतलब जल सबसे ज़्यादा या तो पर्वतीय क्षेत्र में होगा या फिर पठारी क्षेत्र में होगा। इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये देख लिया हमने कि भारत में जल कहाँ है। उत्तरी, पश्चिम, दक्षिण भारत के कुछ पत्थर नदी घाटियों में जल का उपयोग है। पंजाब, हरियाणा, ये देखो, ये पंजाब और हरियाणा इस क्षेत्र में होंगे। ठीक है, राजस्थान, तमिल, ये राजस्थान यहाँ तक आ जाता है ये। ठीक है, भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है भूमि वाले का, जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल में भौम जल क्षमता बहुत कम है। आप पक्का याद रखें, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है वहाँ भौम जल का ज़्यादा उपयोग है, जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वहाँ पे भौम जल का कम उपयोग होता है। लेगुन और पश्च झील, लेगुन और पश्च झील छोटी झीलें होती है। सबसे पहले तो आप ये याद रखें, ये झीलें होती है। ये क्या है भाई? झीलें हैं, झीलें होती है। क्या होती है भाई? झीलें होती है। ठीक है, झीलें होती है। इनकी खास बात क्या है, कैसे बनती है, सबसे पहले ये समझिए। हम दो पहाड़ों को लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक पहाड़ है इस प्रकार से, ऊपर से थोड़ा सा इस प्रकार से दिखाई देता है। ये एक पहाड़ है, ऊपर से इसकी चोटी नहीं होकर इस प्रकार से है। ठीक है, धीरे 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 ये छोटा पहाड़ है, क्योंकि मैं पर्वत नहीं बोल रहा हूँ। और यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। क्या इकट्ठा हो जाता है? पानी। तो यहाँ एक झील बन जाती है। क्या बन जाती है? झील। एक तो ऐसे बन जाती है, पश्च और लेंगु झीलें। एक जैसे पृथ्वी के अंदर से गर्म पदार्थ है, आप सब जानते हैं पृथ्वी अंदर से गर्म है और तरल है। अंदर से जो लावा निकलता है छेद करके, अंदर से क्या निकलता है? लावा। और वो जैसे ही ठंडा होता है, गर्म है जब तक लावा है, और जैसे ही वो ठंडा होता है तो उसे हम कहते हैं मैग्मा। उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा। ये ठंडा रूप है। कैसा रूप है? ठंडा। ठीक है, अब वो जैसे ही ठंडा होता है तो धीरे धीरे एक ऐसी आकृति बनाने लग जाता है, इस प्रकार से एक आकृति बनाने लग जाता है इस प्रकार से। और यहाँ जो धीरे धीरे पानी भर जाता है, इसमें क्या भर जाता है? पानी भरता है इसके अंदर। और पानी भरने से यहाँ जो झील बनी है वो भी एक लेंगुन प्रकार की झील बनी है। कैसी बनी है? लेंगुन प्रकार की झील। जैसे यह जो झील है इसे हम क्रेटर झील भी कह सकते हैं और कटाव के कारण भी झील कह सकते हैं। ऐसी झील जैसे राजस्थान के पुष्कर में एक देखने को मिलती है। ये जो झील है ये तो ज्वालामुखी से कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो ये झीलें जो है मोस्टली आपको केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मिलेगी। इस बात का पक्का ध्यान रखें, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखने को
मिलेगी। तो देखो लेगून और पश्च झील दोनों एक ही बात है। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य के तट बहुत तंदूरित यानी कटे फटे हैं। देखो जब हम दक्षिण भारत को देखते हैं इस प्रकार से, तो कुछ भाग आपको कटा फटा सा दिखाई देता है और वो भाग ये है, यहां से भारत आपको कटा फटा दिखाई देता है। क्योंकि जैसे कि ये मान लिया जाए कि एक चीज बताते हैं हम आपको, जैसे ये भारत है, नीचे से भारत का ये शेप है माना जाए, तो इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है तो पानी कम होगा तो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। कभी आपने कोई झील देखी है तो उसमें देखा होगा, या आपके घर का टैंक देखा है, पानी ऊपर चला जाता है नीचे आ जाता है, पानी ऊपर चला जाता है नीचे आ जाता है, उसमें पानी सूखता नहीं, हम बाहर निकाल लेते हैं। झीलें जो होती हैं उसके अंदर पानी सूखता है और वापस बारिश के अंदर बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से भारत के इस क्षेत्र में नीचे की तरफ यहाँ आपको पता है कि अरब सागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है, जिसे हम रत्नाकर और महोदधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पानी है, ये पानी इसलिए है क्योंकि ये पूरा हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। इस हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो इस हिंद महासागर में पानी पानी है, तो पानी कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे आ जाता है। तो ये जो क्षेत्र है इसमें पानी ऊपर नीचे आ रहा है जा रहा है, तो ये क्षेत्र कटा फटा सा है, इसलिए इसको तंदूरित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंदूरित कहा जाता है। भाई तंदूर गलती से बोल दिया मैंने, कईयों को तंदूर की रोटी याद आ गई है ना। दंतुरित है, क्या है? दंतुरित का मतलब होता है कटा और फटा होने के कारण कई लेगून और पश्च झीलें यहाँ बन जाया करती है। तो केरल देखो, ये यहाँ केरल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उड़ीसा भी उस तरफ, पश्चिम बंगाल इस तरफ आ जाता है आपका ऐसे। ठीक है, राज्य के तट बहुत कटे पटे हैं, यानी ये क्षेत्र यहीं होंगे। बताओ लेगून और पश्च नक्शे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नक्शा होगा घर पे? नहीं सर अभी तो लिया ही नहीं यार, नक्शा भी चाहिए होता है कि ज्योग्राफी में, आज ही पता चला है ना, लेके आना आज का आज। ठीक है ना। झीलों से युक्त मिलने के साथ साथ चावल और नारियल की झीलें भी होती है, मतलब चावल जहाँ होते हैं नारियल जहाँ होते हैं। और दक्षिण भारत तो ऐसा है जो चावल के लिए ही फेमस है। यहाँ चावल रबी की फसल भी है, यहाँ चावल खरीफ की फसल भी है, और यहाँ चावल जायद की फसल भी है। एकमात्र दक्षिण भारत है जिसमें चावल तीनों ऋतु में होता है, खरीफ हो चाहे रबी हो चाहे जायद हो। इसमें रबी कोई मैटर नहीं करता है, इसमें जायद कोई मैटर नहीं करता है, ना खरीफ मैटर करता है, ये तीनों में हो जाता है चावल। या मूंगफली भी कुछ ऐसा कर देती है, दक्षिण भारत में 2 ऋतु में हो जाती है। मक्का भी कुछ ऐसा कर देता है, दक्षिण भारत में 2 ऋतु में हो जाता है। तो कुछ फसलें ऐसी हुआ करती है जो हमेशा कंफ्यूज करती रहती है, आप इनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि इन क्षेत्र में होती है। तो नारियल की झीलें होती है, तो आप समझ गए लेगून और पश्च झील क्या होती है। अब इसकी सबसे खास बात हम देखें तो यहाँ हम देखेंगे ये झीलें अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन और खास बात क्या है आगे देखते हैं। तो जल की मांग तथा उपयोग, भारत में जल की मांग कैसे है और उपयोग कैसे है हम सब जानते हैं, जल के बगैर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। भारत के कुल जल का 89% भाग तथा भौम जल का 92% भाग का उपयोग कृषि कार्य में होता है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। आपको पता है 52% लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं भारत के अंदर, इसलिए भारत कृषि प्रधान देश है। तो सबसे ज्यादा जल का उपयोग भारत में किस में होगा? कृषि कार्य में होगा। कुल भूजल का 9% भाग घरेलू क्षेत्र में, 2% भाग औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित होता है, जबकि कुल जल का केवल 5% भाग औद्योगिक क्षेत्र में रहता है। क्या कह रहा है? कुल भूजल का 90% भाग घरेलू में, यानी 9% तो अपने घर में काम आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कह रहा है? 2% भाग उद्योग में, 2% फैक्ट्री में काम आ जाता है। आप आसानी से समझना है इसको, फैक्ट्री में काम में ले लिया इसको 2% को। और क्या कह रहा है? जबकि कुल जल का 5% भाग औद्योगिक क्षेत्र में होता है, 5% और औद्योगिक में डाल रहा है। 89% भाग भौम जल का 92% भाग कृषि में प्रयोग हो जा रहा है, 92% कृषि में प्रयोग हो गया ये कृषि कार्य में। ठीक है, अब ये प्रतिशत आप देख रहे हैं कि 2-4 ऊपर जा रहे हैं, सोच रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है? जो जल कृषि में उपयोग लिया था उसको और अन्य कार्यों में भी उपयोग लिया जा रहा है। तो इसमें से कुछ प्रतिशत जो है घरों में भी काम ले लेते हैं। जैसे कोई खेत में काम कर रहा है तो पेयजल पानी में भी उसी कृषि के कार्य में जो पानी काम आ रहा है उसको भी पेयजल में ले लेता है कि नहीं लेता है। जैसे राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी को रोककर एक बांध बनाया गया, उससे जयपुर और अजमेर में पीने के पानी यानी पेयजल के लिए पानी दिया गया। रास्ते में कुछ किसानों ने चोरी कर ली, पाइपलाइन में छेद कर दिया और सिंचाई करने लग गए। पानी पेयजल के लिए था, करने क्या लग गए? सिंचाई। तो वो प्रतिशत इलीगल है, लेकिन वो जोड़ा जाता है, कई जगह लीगल भी होता है। कुछ योजनाएं बहुउद्देशीय होती है, जैसे इंदिरा गांधी बहुउद्देशीय परियोजना, सिंचाई भी करेगी और पेयजल भी देगी।
तो वो प्रतिशत जो है इस फैक्ट्री और घर दोनों में जोड़ लिया जाता है। तो आप ये बात समझ ही गए होंगे। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति ये क्यों बनाई, किसने बनाई, किस लिए बनाई, समझते हैं। सबसे पहले इसका स्थान याद रखें, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 में बताओ भारत में कितना घन मीटर जल है, 112 समझ गए, 1122। ठीक है, 2002 में पहली विशेषता और पहले नियम के साथ एक नीति यानी एक नियम बना है भारतीय सरकार के द्वारा। ये क्या कह रहा है, राष्ट्रीय जल नीति बनी 2002 में। जल आवंटन प्राथमिकताएं विस्तृत रूप में निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट की गई है। पेयजल के लिए पीने का पानी होता है, सिंचाई के लिए खेत में छोड़ा जाता है, जल शक्ति पावर होती है, नौकायान नाव चलाने के लिए, और उद्योगों में जो पानी काम आता है और अन्य उपयोग के जो काम आते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रही है। यानी कि उद्योग में कितना पानी जा रहा है, पीने के लिए कितना जा रहा है, फैक्ट्री में, उद्योग में, पीने के लिए, सिंचाई के लिए आदि चीजों में अलग अलग पानी का किस प्रकार उपयोग हो रहा है, नाव के लिए कितना काम आ रहा है। नाव को तो यूं बदनाम किया गया, नाव के लिए कौन से पानी की ज्यादा जरूरत होती है, मेरा मतलब नाव के लिए बहुत पानी की जरूरत होती है, लेकिन उसको पर्सनल पानी थोड़ी चाहिए, वो पानी तो बाद में काम आ जाएगा, दोबारा काम में लिया जा सकता है। नाव पानी पी के थोड़ी निकलती है, वो तो निकल जाती है ऊपर से, तो वही पानी दूसरी जगह उद्योग वगैरह में काम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस नीति में जल व्यवस्था के लिए प्रगतिशील नए दृष्टिकोण निर्धारित किए गए। इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं, यानी इस जल नीति जो बनाई गई इसके लक्षण जो है इस प्रकार है। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए, यानी बहुउद्देशीय परियोजना जो है पीने का पानी भी उसमें शामिल होना चाहिए, जहां पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है। यानी कि योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जो बहुउद्देशीय हो। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया इंदिरा गांधी परियोजना, वो बहुउद्देशीय यानी पीने के पानी का भी काम कर रही है, कृषि का भी कर रही है। जबकि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बनास पर बनाया गया बांध टोंक में अजमेर और जयपुर की जो सप्लाई देता है उसके बारे में बताया, वो सिर्फ पेयजल है पीने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों काम में उसका प्रयोग होना चाहिए। पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि कृषि के लिए 52% लोग भारत में कृषि करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कृषि कराओ, लेकिन पहली प्राथमिकता कृषि के बजाय लोगों को जल दो पीने का। अगर कृषि वालों का बाद में दे दोगे, पीने का जल पहले दे दोगे, इस बात को प्राथमिकता में रखना है। 2002 की जल नीति सबसे पहले यही बात कहती है। बताओ समझ में आई कि नहीं? 2002 की जो जल नीति बनी है, राष्ट्रीय जल नीति भारत की, वो ये कहती है कि 2 नंबर पे तुम्हें कृषि को रखना है। 2002 में बनी, 2 नंबर पे कृषि को रखना है, 1 नंबर पे पीने के पानी को रखना है। यानी पहले पेयजल पानी दो, फिर सिंचाई पानी दो, ये आपको याद रखना है। और क्या बात कर रही थी, और उद्योगों में कितना जल जा रहा है, पीने में कितना जा रहा है, फैक्ट्री में, कृषि में, सारी चीजें जो है उस पर डिस्कस कर रही थी। भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। जमीन के अंदर जो जल है उसका शोषण नहीं हो, उसका उपयोग उतना ही किया जाए। ये नहीं कि बटन दबा दिया, मोटर चल गई, पानी जो है बाहर आ गया जमीन से, ट्यूबवेल के अंदर से, और बाहर ही जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। आप सोच रहे हैं जमीन वापस ले लेगी, पूरा जमीन वापस नहीं देती है, ठीक है ना। तो शोषण जो है, जल के ऊपर भी शोषण कर रहे हैं लोग, देखिए आप, है ना। देखो जल की बूंद कितनी प्यारी लगती है ना, इसलिए जल का उपयोग उतना ही करना चाहिए जितनी जरूरत हो। सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। यानी जल की जो कार्यशैली उसको सुधारने के लिए नए नए सोपान, नए नए नियम आदि चीजें लगाई जानी चाहिए, ताकि धीरे धीरे जल में क्या हो जाए, सुधार हो जाए और प्रदूषण ना रहे। जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए। यानी जल जो है उसके नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए कि जल में कैसे सुधार किया जा सकता है और उसकी कार्य क्षमता कैसे सुधारी जा सकती है। अगला पॉइंट कह रहा है दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। कि सर चिल्ला चिल्ला के इन बच्चों से कहो कि जल का उपयोग उतना ही करना है जितनी जरूरत है, और ये फिर बच्चे पढ़ते पढ़ते चिल्लाएंगे ज्यादा पानी वेस्ट मत करो रे, मोटर कब से चालू है। शिक्षा विनिमय उपकरणों, प्रेरकों और अनुकरणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। कितना हार्ड बनाया इस लाइन को, जबकि बहुत सिंपल है। देखो क्या कह रही है, शिक्षा विनिमय, शिक्षा के माध्यम से लोगों को बताओ। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, पानी का उपयोग उतना ही करें जितनी आपको जरूरत है, ठीक है ना। उपकरणों यानी कि अलग अलग उपकरणों के माध्यम से लोगों को यह समझाया जाए कि जल बहुत महत्वपूर्ण है सांसर, इसका उपयोग उतना ही करें जितनी जरूरत है। उसके बाद प्रेरकों और अनुकरणों द्वारा लोगों को प्रेरित करें
और ये समझाए कि पानी बहुत महत्वपूर्ण है, यही बात आ रही है। तथा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए, जल को सेव करो, बरसात का जो पानी आ रहा है उसको टैंक में डाल दो, उसको रिजर्व कर लो, आदि चीजें कर लो, और धीरे धीरे जो है चेतना बढ़ानी चाहिए। ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा लेक्चर चैप्टर जो 4 है उसका पहला। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जल वास्तव में बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, आप जल के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। जल ही जीवन है, इससे कमेंट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए। कम से कम मुझे इतने कमेंट चाहिए कि जल ही जीवन होना चाहिए। मिलते हैं अगले और शानदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।